वेलकम टू डीएनए एडिटर्स टेबल। मैं हूं चित्रेश सहगल और मेरे साथ है तनवीर आजम। और आज हम बात करेंगे स्विंग स्टेट्स पे। स्विंग स्टेट्स वो स्टेट्स होती हैं जो इधर भी जा सकती हैं और उधर भी जा सकती हैं। बीजेपी और एनडीए के साथ जा सकती हैं या कांग्रेस इंडिया गठबंधन के साथ भी हो सकती हैं। आज हम बात करेंगे 6 स्टेट्स का जो इस इलेक्शन की स्विंग स्टेट्स बन सकती हैं। ये है हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटका, बिहार और उत्तर प्रदेश। कुल मिला के इन स्टेट्स में 231 लोकसभा सीट है 543 सीट में से, जो इस बार चुनाव में जा रही हैं। तो चलिए आज हम समझते हैं कि क्या इन स्विंग स्टेट्स में परिणाम हो सकता है। तो तनवीर, हम शुरू करते हैं सबसे पहले महाराष्ट्र के साथ। महाराष्ट्र जहां पे 48 सीटें हैं। उत्तर देखिए, महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे बड़ा स्टेट अगर आप लोकसभा के हिसाब से देखें तो महाराष्ट्र है। पिछले बार महाराष्ट्र में इंडिया ने बहुत शानदार परफॉर्मेंस किया था। 48 में से 41 सीट्स जीते थे। लेकिन वो जो इंडिया थी वो बीजेपी और शिवसेना, उस वक्त जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना थी वो थी केवल, और दूसरी तरफ थे कांग्रेस और एनसीपी। लेकिन इस बार का जो चुनाव है, जो महाराष्ट्र में जो मतलब अलायंसेज हैं, वो पिछले बार से बिल्कुल डिफरेंट है। इस बार बीजेपी के साथ में जो है वो शिवसेना में जो टूट हुई है उसमें शिंदे गुट जो है वो है, और अजित पवार हैं जो शरद पवार के भतीजे थे, उन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली और वो अलग हो गए। तो ये सारे बीजेपी के साथ हैं, और उधर से कांग्रेस और एनसीपी, शरद पवार और शिवसेना जो उद्धव ठाकरे गुट है वो उधर है। इस बार मुझे नहीं लगता कि अगर बीजेपी और एनडीए दोनों मिला के 41 थे, तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी और एनडी जो उनका कुंभा है वो मिलकर 41 तक पहुंच पाएंगे। बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करेगी। बीजेपी 15-16 सीटें तो पक्का निकाल लेगी। बीजेपी तकरीबन 25 सीटों पे वहाँ लड़ रही है। सबसे ज़्यादा उनकी 5 सीटें हैं, मतलब उनके घटक दलों में। बट फिर भी हाँ, बीजेपी को कुछ सीटों का लॉस होगा। मेजर लॉस जो है मैं जो देख रहा हूँ वो शिंदे सेना को और अजित पवार गुट को होगा, और वो सीधा जो फायदा है वो या तो कांग्रेस को मिलेगा या तो उद्धव ठाकरे को। अब शरद पवार की स्थिति बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है। मतलब इन तीनों में सबसे कमज़ोर अगर देखें आप तो शरद पवार ही है, और सबसे मजबूत अगर आप ऐसे देखें तो कांग्रेस है। सबसे ज़्यादा सीटों पे भी कांग्रेस लड़ रही है। कांग्रेस को फ़ायदा होने के चांसेस इसलिए थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि बीजेपी के साथ उसकी डायरेक्ट टक्कर बहुत ज़्यादा सीटों पे नहीं है। तो शायद शिंदे सेना और अजित पवार के जो गुट हैं उनको हराने में कांग्रेस को उतनी समस्या नहीं आएगी। तो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र के रिजल्ट्स जो हैं बहुत इंटरेस्टिंग होंगे। तो महाराष्ट्र से अब हम चलते हैं नॉर्थ की तरफ वापसी। नॉर्थ में हम बात करेंगे पहले 2 स्टेट्स की, हरियाणा और राजस्थान। हरियाणा जहां पे बीजेपी जो है 10 की 10 सीट पे लड़ रही है, और इंडिया गठबंधन में 9 है कांग्रेस की और 1 है आम आदमी पार्टी। उसके साथ आती है राजस्थान जहां पे बीजेपी जो है 25 सीटों पे, पूरी 25 सीटों पे लड़ रही है, और इंडिया गठबंधन जो है वो 22 सीटों पे लड़ रहा है इस तरह। तो क्या लगता है आपको, राजस्थान और हरियाणा यहाँ दोनों जगह अटकलें हो रही हैं कि बीजेपी की कुछ सीटें जो हैं वो घटेंगी, तो आपको क्या लग रहा है, क्या ये स्विंग स्टेट्स प्रूव होंगी? देखिए, राजस्थान हरियाणा दोनों को आप जोड़ लें। राजस्थान की अगर बात करें तो वहाँ 25 सीटें हैं। पिछले बार और उससे पहले मतलब 2019-2014 दोनों में बीजेपी ने यहाँ पे 25 की 25 सीटें जीती थी। इस बार मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि बीजेपी 25 सीटें नहीं जीत रही है, और राजस्थान के जो रिजल्ट हैं वो बीजेपी को चौंकाएंगे। और कोई हैरत की बात नहीं है कि कांग्रेस 7-8 सीटें यहाँ निकाल दे। 5-6 सीटें तो बिल्कुल आसानी से निकाल रही है। सीकर, झुंझुनू, नागौर, ये सब कुछ सीटें हैं जो बिल्कुल कांग्रेस के पाले में जा रही हैं। और जो एनालिसिस है, जो लोकल जो जर्नलिस्ट हैं उनके, और ये जो न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स हैं, या जो हमारे ग्राउंड रिपोर्ट हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि बीजेपी क्लीन स्वीप तो नहीं कर पाएगी। तो इसको हम स्विंग स्टेट कह सकते हैं, क्योंकि अगर 6-7-8 सीटें अगर नुकसान हो रहा है 25 में से, अराउंड 30% सीटें अगर आप लूज कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स ये स्विंग है। हरियाणा में पिछले बार बीजेपी ने 10 की 10 सीटें जीती थी, क्लीन स्वीप था। इस बार बीजेपी, इसमें भी कोई दो राय नहीं कि बीजेपी 10 की 10 सीटें तो हरियाणा में नहीं जीतेगी। 3-4 सीटें बीजेपी के हारने के फुल चांसेस हैं। उसकी वजह है किसान आंदोलन, जिसको लेकर लोगों में काफ़ी गुस्सा है। अग्निवीर स्कीम, हरियाणा से बहुत लोग आर्मी में जाते हैं, तो उनको अग्निवीर स्कीम बहुत सही उनको नहीं लगी है। और इसका उदाहरण हमने देखा जब बीजेपी के लीडर्स कैंपेनिंग में जा रहे थे, तो उनको कई जगहों पे बहुत विरोध का सामना करना पड़ा। इनफैक्ट लोगों ने बैनर लगा दिए थे कि यहाँ बीजेपी के लीडर अलाउड नहीं है। तो कुछ सीटें बीजेपी के हाथ से निकल सकती हैं। जैसा अनुमान है, मेरा अपना आकलन है कि 3 से 4 सीटें तो पक्का कांग्रेस निकाल जाएगी यहाँ से।
तो ये भी एक मतलब लॉस ही हम कहेंगे बीजेपी को। तो हरियाणा राजस्थान दोनों मिला के मुझे लगता है कम से कम बीजेपी 10 से 12 सीटें लूज करेगी। आगे बढ़ने के पहले हरियाणा और राजस्थान पे ही मैं थोड़ा और बात करना चाहूँगा। तो हरियाणा जो है वहाँ पे जो बीजेपी को दिक्कतें हो रही हैं वो सामने भी आ रही हैं। मनोहर लाल खट्टर जी को चीफ मिनिस्टर से हटाया गया और चेंज हुए बड़े। बट राजस्थान का केस जो है एकदम उल्टा है, जहाँ बीजेपी हाल ही के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को हरा के आई है। तो विधानसभा चुनाव में जीतने के बाद भी आपको ऐसा क्यों लगता है कि बीजेपी जो है ये सब्सटेंशियल नंबर सीटें उनकी घट सकती हैं? उन्होंने हराया जरूर है वहाँ कांग्रेस को, लेकिन 190 200 के अराउंड लोग असेंबली सीट्स हैं, उसमें से 70 सीटें तो कांग्रेस भी जीत के दे गई है। और प्लस जो कैंडिडेट जो ऐसे हैं कुछ जो कि इनकम्बेंट हैं जिनके कि वो खुश नहीं हैं लोग, प्लस जैसे चुरू के जो कैंडिडेट हैं वो कांग्रेस को पहले बीजेपी के एमपी थे, बीजेपी ने उनका टिकट काटा, वो कांग्रेस में चले गए, तो उनका एक अपना जनाधार है। प्लस जो उस तरीके की इस बार जो उन्होंने अलायंसेस बनाए हैं, जैसे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जो है हनुमान बेनीवाल की, उनके साथ कांग्रेस ने अलायंस बनाया, तो ये सब अलायंसेस उनको फायदा करेंगे। प्लस थोड़ा सा एंटी इनकम्बेंसी भी है जो सिटिंग एमपीज हैं उनके खिलाफ, तो वो सब फायदा कांग्रेस को मिल रहा है। तो महाराष्ट्र, हरियाणा और राजस्थान के बाद अब हम एक बार फिर से साउथ चलते हैं, कर्नाटका पे। तो कर्नाटका जो है वो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टेट है, क्योंकि वहाँ बीजेपी और कांग्रेस में काफ़ी कांटे की टक्कर रहती है। विधानसभा चुनाव में भी रहता है, बीजेपी की सरकार थी, अब कांग्रेस की सरकार आई। 28 सीटें हैं, कांग्रेस 28 के 28 पे लड़ रही है, बीजेपी 25 पे लड़ रही है, और 3 पे लड़ रहे हैं बीजेपी के एलआई जेडीएस, जो एक प्रज्वल रेवन्ना जो हैं, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री के ग्रैंडसन हैं, उनके खिलाफ लगी एलिगेशन से काफ़ी हिल गई है कर्नाटका की जो चुनावी रणमंच है। तो उसके बारे में आपका क्या? देखिए, कर्नाटका में बीजेपी ने 25 सीट जीते, इस बार वो 25 पे ही लड़ रही है और वो 25 तो नहीं जीत पाएगी। कांग्रेस ने 1 सीटें केवल जीती थी, बेंगलुरु रूरल, जो शिव कुमार के भाई हैं वो वहाँ से जीते थे, बाकी वो सारी सीटों पे हारे थे। लेकिन उस चुनाव और इस चुनाव के बीच में कावेरी के अंदर से काफ़ी पानी गुजर गया है। मुझे लगता है कि कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति में है, काफ़ी अच्छी स्थिति में है, और 1 से वो डबल डिजिट में 100% आएगी कर्नाटका में। और मुझे लगता है 28 में से कम 13 से 15 सीटें कांग्रेस निकाल के ले जाएगी। जेडीएस के खाते में ज़्यादा नहीं आएंगी, 3 सीटों पर लड़ रहे हैं, शायद एक आध सीट वो जीत जाए। बीजेपी का ही लॉस है, बीजेपी 25 से घट के मुझे लगता है 10-12 पे आएगी, तो तकरीबन 10 सीटों का बीजेपी का नुकसान है, और वो जो फायदा जो होगा वो सीधा कांग्रेस को ही होगा। तो कर्नाटका में भी बीजेपी को मतलब थोड़ा सा शॉकिंग रिजल्ट बीजेपी के लिए आएगा, आ सकता है। तो कर्नाटका पे ही हम रहेंगे। हम एक और चीज़ है तनवीर जी से हम बोलेंगे कि दर्शकों को हमारे बताए, तो हाल ही में जब ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे थे हम लोग, तो एक कांग्रेस के एक बहुत चर्चित यूथ नेता, जिनका हम नाम नहीं बताएंगे, बट वो मिले, उन्होंने चर्चा भी की तनवीर जी से, और उन्होंने कर्नाटका के बारे में ऑप्टिमिज्म भी जताया। तो क्या चीज़ उन्होंने बताई जिसकी वजह से उनको लग रहा था कि कर्नाटका का इस बार रिजल्ट अलग होगा? उन्होंने एक तो वो बताया था कि उनकी पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में है, शिव कुमार और सीएम जो सिद्धरमैया हैं वो काफ़ी अच्छे से गवर्नमेंट को चला रहे हैं। प्लस उन्होंने बीजेपी कमज़ोर होती जा रही है उसका भी फ़ायदा उनको मिलेगा, ये भी उन्होंने भरोसा जताया था। और ये मैं कहीं ना कहीं ये मतलब मैं भी इससे इत्तेफाक रखता हूँ कि बीजेपी कमज़ोर हुई है, असेंबली में भी वो कमज़ोर हुए थे और अभी भी वो लोकसभा में भी कमज़ोर हुए। लीडर उनका फेस कोई बहुत बड़ा फेस नहीं है कर्नाटका में, और सिर्फ मोदी और शाह के नाम पे आप चुनाव नहीं जीतेंगे साउथ में, कम से कम ये भी तय है। तो इसलिए मतलब उन्होंने भी उतना ही बोला था जितना हम लोग कह रहे हैं, मतलब 2-4 सीटें हम थोड़ा और कम ही दे रहे हैं, बिकॉज वी आर वेरी कंजर्वेटिव। तो इस वजह से कर्नाटका में कांग्रेस डबल डिजिट में तो पक्का आएगी। चलिए अब चलते हैं हम वापस नॉर्थ की तरफ, एक ऐसी स्टेट की तरफ जिसका नाम बताने की ज़रूरत नहीं है, हम बस यही बता सकते हैं कि वहाँ सरकारें तो बहुत पलटती है, बट मुख्यमंत्री वही रहता है, एक ही इंसान। ये है बिहार, और मुख्यमंत्री जिनकी बात कर रहे हैं वो हम नीतीश कुमार, जो हैं इस बार भाजपा के साथ। और भाजपा के साथ जो हैं वो कुछ ही महीने पहले थे, जिसके पहले वो कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के साथ थे। ऐसा लग रहा था कि वही उनका चेहरा बनेंगे और आगे हो सकता है प्रधानमंत्री के लिए भी अपना वो हो, तो दायित्व उनका हो। तो बट अब जो है चेंज हो गया है, वो है बीजेपी के साथ। बीजेपी लड़ रही है 17 सीट से, जेडीयू जो है नीतीश जी की पार्टी वो 16 सीट से लड़ रही है, और बाकी एलाय हैं छोटे, लोक जनशक्ति पार्टी है चिराग पासवान जी की 5 सीट से, टोटल 40 सीट पे। दूसरी ही तरफ कांग्रेस जो है
वो लड़ रही है 9 सीट पे। वहां पे जो बड़ा अलायंस पार्टनर है वो है लालू यादव जी की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल, जो अभी तेजस्वी यादव लीड कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है ये बिहार की 40 सीटों में क्या रहेगा इस बार? बिहार में पिछले बार 39 सीटें जीते थे, केवल एक सीट हारी थी किशनगंज वाली, वो कांग्रेस ने जीती थी। इस बार मुझे लगता है कि बीजेपी को लॉस शायद ना हो, वो 17 की 17 निकाल ले, एक आध सीटें फंस जाएं तो बस एक आध, मतलब मुझे थोड़ा सा लगता है पाटलिपुत्रा की सीट पे थोड़ा सा शक है, जहाँ से मीसा भारती चुनाव लड़ रही है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंपेनिंग चल रही है। राहुल गांधी भी गए, लालू खुद आज कैंपेन कर रहे हैं। अदरवाइज बीजेपी को बहुत नुकसान नहीं होगा, लेकिन हाँ, इंडिया ब्लॉक जो है वो 1 से तो पक्का 7-8 पे आएगा। आरजेडी कुछ सीटें जीतेगी, कांग्रेस शायद 1 से 2 सीट पे आ जाए, बहुत ज़्यादा कांग्रेस के चांसेस नहीं है, आरजेडी के चांसेस हैं। मतलब मुझे लगता है पिछले बार 0 थे, 5-6 सीटों पे आएंगे। तो देखिए, एनडीए को भी अगर सीटें का लॉस होता है 7-8 सीटों का, तो वो बीजेपी को कहीं ना कहीं वो झटका तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर एनडीए लूज करती है तो इंडिया ब्लॉक गेन करता है। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि ये चुनाव जो है ये तेजस्वी यादव के लिए मेक और ब्रेक मूवमेंट हो सकता है और नीतीश कुमार और बिहार की पॉलिटिक्स का फ्यूचर जो है इससे थोड़ा और क्लियर होगा। तो आपको क्या लगता है, क्या तेजस्वी यादव जो है वो एक ऐसा चेहरा बन के उभर रहे हैं जो बिहार के वोट को, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी और नीतीश कुमार जी का जो कॉम्बिनेशन है उसको चैलेंज कर पाए? बिल्कुल बिल्कुल। तेजस्वी 2022 के जो विधानसभा के चुनाव हुए थे 22-21 में, तो उसी वक्त उन्होंने अपना एक अथॉरिटी स्टैम्प कर दी थी कि वो अब लालू के शैडो से बाहर निकलना चाहते हैं, और उन्होंने बहुत अच्छा शानदार कैंपेनिंग करी थी। लालू तो थे भी नहीं, और उसके बाद भी आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी के बीच बन के उभरी। और ये जान के हैरानी होगी आपको कि मतलब बीजेपी को भी उन्होंने पीछे छोड़ दिया, जदयू को भी पीछे छोड़ दिया। इस इलेक्शन में उन्होंने बिहार में सबसे ज़्यादा कैंपेनिंग करी, 200 से ज़्यादा रैलीज की हैं, और इकलौते लीडर हैं बिहार के जिनको कि मतलब सब नेशनल लेवल पे जानते हैं। अदरवाइज किसी पार्टी के किसी लीडर को, मतलब नीतीश तो खैर पुराने हैं, मतलब नए कोई लीडर को कोई भी नहीं जानता, सुशील मोदी अब रहे नहीं, अदरवाइज बिहार का कोई भी लीडर इतना स्ट्रांग नहीं है। तेजस्वी बिल्कुल उभर नहीं रहे, तेजस्वी अब एक मेरे ख्याल से एक इस्टेब्लिश लीडर हो चुके हैं, और अगले विधानसभा चुनाव में वो अच्छा ही करेंगे। ठीक है, अब आखिरी स्टेट की तरफ हम चलते हैं, जो है सबसे बड़ी स्टेट सीट के तौर पर लोकसभा चुनाव की, उत्तर प्रदेश। 80 सीटें हैं यहाँ, और ये बोला जाता है कि जो उत्तर प्रदेश जीतेगा वही लोकसभा चुनाव जीतता है। तो इन 80 सीटों में भारतीय जनता पार्टी जो है वो 74 सीटों पे लड़ रही है, और उनके साथ आरएलडी है जो 2 सीटों पे है, उनका निषाद जी है, पार्टी है संजय निषाद जी की, जो 1 सीट पे लड़ रही है, अपना दल है, और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी है इनकी अलायंस। दूसरी तरफ है कांग्रेस के जो है छोटी अलायंस पार्टनर 17 सीटों पे, और बड़ी अलायंस पार्टनर है समाजवादी पार्टी जो अखिलेश यादव द्वारा है, वो लड़ रही है 62 सीटों पे, और 1 सीट पे लड़ रही है तृणमूल कांग्रेस, ममता जी की पार्टी। तो क्या लगता है आपको 80 सीटों में बीजेपी में क्या रहे, यूपी में क्या रहेगा? पिछली बार तो बीजेपी का भारी था, तो इस बार कैसा रहेगा? पिछले बार देखिए, पिछले बार 15 सीटें बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों ने मिलकर जीती थी, अलायंस में थे। 1 सीट कांग्रेस के खाते में गई थी, बाकी जो 66 हैं वो बीजेपी और उनके अलायंस ले गए थे। 62-63 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। यूपी को लेके मेरा ना मतलब एक जो अपना असेसमेंट है वो ये है कि यूपी में बीजेपी को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। जो मुझे लगता है बीजेपी बहुत ज़्यादा हारेगी तो 2-4 सीट हार जाए, उससे ज़्यादा नहीं हारेगी। कांग्रेस 2 या 3 सीटें, अमेठी, रायबरेली, एक आध सहारनपुर, फतेहपुर सीकरी, ऐसी कोई सीट निकाल के ले जाए। एक असेसमेंट ये है। दूसरा असेसमेंट ये है कि अगर जो जैसे कि ग्राउंड से एक रिपोर्ट आ रही है, बहुत लोगों के मुंह से भी मैंने सुन लिया, आर्टिकल्स भी पढ़े हैं और वीडियोस भी देखे हैं और कुछ लोगों से भी बात हुई है। एक कॉमन चीज़ जो मुझे दिखी, मतलब मैंने खुद से इस चीज़ को अभी ऑब्जर्व नहीं किया था ग्राउंड पे जब हम लोग थे, शायद ये धीरे धीरे एक होता है कि भाई हवा बनती है, कि मुसलमान, यादव और ओबीसी और एससी एसटी के कुछ मतलब वर्ग, वो सारे एक होके सपा के फेवर में वोट कर रहे हैं। अगर ये हो रहा है और जिन सीटों पे ये हो रहा है, फिर ये बीजेपी के लिए एक खतरे की घंटी है, खास के ऐसी सीटों के लिए जहां बीजेपी 30,000 40,000 के मार्जिन से जीती है, जैसे मछली शहर की सीट हो गई, रॉबर्ट्सगंज की सीट हो गई, घोसी की सीट हो गई। ये सब सीटों पे ना बीजेपी बहुत ज़्यादा मार्जिन से नहीं जीती थी। मिर्ज़ापुर की सीट जहाँ से अपना दल की वो आती हैं अनुप्रिया पटेल, ये सब बहुत ज़्यादा मार्जिन से नहीं जीते थे। तो जो कम मार्जिन की सीटें हैं, अगर इस तरीके का एक वो बन रहा है ग्राउंड पे, सोशल इंजीनियरिंग अगर हो रही है, तो फिर बीजेपी 45-50 में सिमट जाएगी। बट आई डोंट सी बीजेपी लूजिंग मोर देन लाइक 4-5 सीट्स, जो मेरा अपना ही है। बट हाँ, अब अगर इसको सम अप कर लें हम लोग तो 231 सीटें थी
हम लोग, मेरे हिसाब से बीजेपी इन 231 सीटों में से कम 35 से 40 सीटें हार रही है। राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, इन सबको मिला के, बिहार, मतलब बीजेपी और उनके जो घटक दल हैं, मतलब जहाँ बिहार में जेडीयू वगैरह है। और अगर ये जून 4 को, मतलब वैधानिक चेतावनी के साथ कि मतलब ये हमारा आकलन है, ये ऐसा कुछ ये नहीं है, अगर ये जून 4 को होगा, अगर ये होता है, अगर ये नतीजे में बदल जाता है, तो हाँ, बीजेपी के लिए उस दिन ये शुभ समाचार तो बिल्कुल भी नहीं है। हरियाणा, राजस्थान में तो 4-5 सीटें, इन दो जो पक्का, मतलब 10-12 सीटें तो यहाँ से हार रही है। कर्नाटक में बीजेपी 8-10 सीटें हार रही है, वो तो पक्का है। उत्तर प्रदेश का ही बस मुझे वो है, मेरा जो अपना असेसमेंट है उसमें लगता है कि बीजेपी 2-3 सीटें हारेगी, लेकिन बाकी लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, मतलब वो जो मैंने आपको सूचना नहीं बताई, देखते हैं जून 4 को क्या होता है। एक आखिरी सवाल उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है, उसके बाद हम क्लोज करेंगे इसको। उत्तर प्रदेश में पिछली बार जो है समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, मायावती जी की पार्टी, साथ लड़ी थी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उन दोनों पार्टी को नुकसान हुआ था साथ आने का, क्योंकि राइवल पार्टीज हैं, दोनों के वोटर बहुजन राइवल समाज थे। पार्टी को तो फायदा ही हुआ था। और तो इस बार जो अलग लड़ रही है, तो आपको क्या लग रहा है, क्या समाजवादी पार्टी को बिना बहुजन समाज पार्टी के फायदा होगा इस बार जो साथ में नहीं है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी अब पहले जैसी फोर्स तो है नहीं, उनके बहुत सारे वोटर छिटक गए हैं और ज़्यादातर वोटर वो बीजेपी की तरफ गए। चुनाव असल में डिफरेंट है। 2014 का जो चुनाव था वो होप का चुनाव था, पूरा हिंदुस्तान इसमें था कि एक नया लीडर आएगा, वो हिंदुस्तान की तकदीर बदल देगा, हमें कांग्रेस को हटाना था। 2019 का जो चुनाव था, मेरी नज़र में वो राष्ट्रवाद का चुनाव था। पुलवामा और उसके बाद बालाकोट वगैरह हुए थे, हम लोग एकदम राष्ट्रवाद से लबरेज हो रहे थे, हमने कुछ देखा नहीं, हमने सीधा वोट कर दिया। इस चुनाव में दो बहुत सारी बातें हैं। मोदी को अपने काम का भी हिसाब देना है, बहुत सारी जनता थक भी गई है, उनको एक नया लीडर भी चाहिए। तो इस तरीके के, इस पर कोई हवा नहीं है, ना ही विपक्ष के फेवर में है, ना ही मोदी के फेवर में है। तो इस तरीके के चुनावों को जज करना या उन पर ज़्यादा बताना, वो मुझे नहीं लगता। आप एक कॉन्स्टिट्यूंसी में चले जाओ, आप 20,000 लोगों से भी बात कर लो, उसके बाद भी आप आगे कंक्रीट ये नहीं बता सकते कि कौन जीतेगा, क्योंकि तो इसलिए मायावती की पार्टी अब उतनी स्ट्रांग नहीं है और उतना फोर्स से वो लड़ी भी नहीं है। इस बार भी हमने देखा कि बहुत ज़्यादा उनका रैलीज नहीं की उन्होंने, बहुत ज़्यादा बाहर नहीं आई वो। तो उत्तर प्रदेश में तो हाँ, मतलब सपा ही है अभी तो फिलहाल बीजेपी के सामने। तो ये था हमारा इन 6 स्टेट्स का एक थोड़ा एनालिसिस। जो स्टेट्स हैं, जो स्विंग स्टेट्स हो सकती हैं, इनमें से राजस्थान, हरियाणा, कर्नाटका और महाराष्ट्र में तो आशंका जताई जा रही है कि बीजेपी की हो सकता है, बीजेपी को थोड़ा सीट्स घटें। लेकिन उत्तर प्रदेश एक ऐसी स्टेट है जहां आपका अभी भी कोई एनालिसिस या कोई करने से हर कोई जो है थोड़ा संभाल के ही कर रहा है, क्योंकि हो सकता है ये एक बार फिर बीजेपी के पास बिहार के बारे में, अगर पलट गई। बिहार के बारे में मैं श्योर हूँ, बीजेपी को 17 में से ज़्यादा, एक आध सीट अगर हारे तो हारे, अदरवाइज बीजेपी 17 में 17 है पिछले बार। तो बिहार और उत्तर प्रदेश ही है जो देखने वाले, जहां पे बीजेपी का पलड़ा सबसे ज्यादा भारी लग रहा है। अब देखना होगा 4 जून को कि क्या होता है, क्या इनमें से कोई स्विंग स्टेट जो है वो क्रूशियल प्रूव होती है और चुनाव का रिजल्ट किस हिसाब से आता है। तब तक जुड़े रहे हमारे साथ। पहले मैं अपने दर्शकों को बता दूं, 1 जून को शाम 5 बजे हमारे साथ जुड़े, सबसे सटीक एग्जिट पोल करेंगे के लिए। हमारे पास एक्सपर्ट्स होंगे, अलग अलग पार्टी के स्पोक पर्सन होंगे और हमारे जो अपनी टीम है वो पूरी टीम होगी। तो समय याद रख लें और तिथि याद रख लें, जून 1, समय शाम के 5 बजे। जैसे ही 7 बजे 7वां फेज खत्म होगा, प्रधानमंत्री मोदी जी भी अपना की भी सीट पे हो चुका होगा चुनाव, और फिर हम आएंगे एग्जिट पोल लेके। और उसके ठीक 2 दिन बाद 4 जून को सुबह 6 बजे से लाइव एनालिसिस चलेगा एडिटर्स टेबल का भी, और हमारे साथ आप चुनाव का रिजल्ट लाइव देख सकते हैं सिर्फ DNA पर। लाइक करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।